दोस्तों, अब जो डायमंड हमारे बीच आ रहे हैं उनके बारे में एक बहुत ही खास बात है। 2003 में श्याम सुंदर सर और संजीव सर के द्वारा उन्होंने सिक्योर लाइफ बिजनेस का प्लान पहले ही देख रखा, लेकिन वो सिक्योर लाइफ को ज्वाइन नहीं कर पाए। पर किस्मत ने उनके सामने फिर से दस्तक दी और उन्होंने सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया। उनका नेटवर्क आज भारत के हर एक कोने में है। जी हाँ दोस्तों, पैदल ही शुरू हुआ ये सफ़र आज रेनॉल्ट डस्टर तक पहुंच चुका है। आज वो अपनी 15 लाख की टॉप मॉडल डस्टर से यहाँ आए हैं। प्लीज़ वेलकम वेरी डायनामिक, वेरी हार्ड वर्किंग, अ ट्रूली डेडिकेटेड डायमंड मिस्टर बीरेंद्र कुशवाहा। यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में। दोस्त, हालात बहुत नाजुक थे, परिस्थितियां बेकाबू थीं, पारिवारिक स्थिति इधर उधर बिखर चुकी थी, जिंदगी का कुछ किनारे का एहसास नहीं मिल पा रहा था कि किस किनारे जाएंगे। बहुत मुश्किलों में परिवार था, संकट से घिरा हुआ था परिवार। हालात कुछ इस तरह से हो गए थे और हमेशा भगवान से दुआ करता था कि भगवान कभी जिंदगी में कुछ ऐसा रास्ता दे दे, क्योंकि मेहनत करना तो जानता था। किसान का बच्चा था, मिट्टी को खोद करके जीना सीखा था। उस मिट्टी से अन्न उगाने की कला मुझे मालूम थी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, सिर्फ इस बात का इंतजार था कि भगवान एक मौका तो दे दे। दोस्तों, इसी दरमियान शायद ऊपर वाले ने मेरी इस दुआ को, हमारी इस गुजारिश को सुन लिया और सुनने के बाद मुझे सिक्योर लाइफ का प्लान मिला। प्लान देखने के बाद दिमाग में एक बात चल रही थी कि बिजनेस करूं नहीं करूं, बिजनेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग में घड़ी की पेंडुलम की तरह चल रहा था, कभी बिजनेस कर लूंगा कभी बिजनेस नहीं करूंगा, कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा। बस ऐसे पेंडुलम की तरह टिक 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 टिक, कर लूंगा नहीं करूंगा, कर लूंगा नहीं करूंगा, यही चल रहा था। पता नहीं कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये बातें दिमाग में चल रही थी। दूसरे दिन शाम को एक व्यक्ति आता है घर पे, मोटरसाइकिल से आते हैं। वो मोटरसाइकिल नीचे खड़ा करते हैं, मफलर निकालते हैं और अपना हाथ मुंह पोंछते हैं, छत के ऊपर आ जाते हैं। आने के बाद हम दोनों बैठ के चाय पीने लगे और दोस्त चाय पीते पीते उन्होंने कुछ सपने मुझे दिखाना चालू कर दिए कि वीरेंद्र जी, अगर इस बिजनेस को कर लेंगे तो आप 2-4 हज़ार रुपये कमा लेंगे, ज़िंदगी बड़ा हसीन हो जाएगा, बाइक भी ले सकते हैं, घर भी आ जाएंगी, बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी, बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाएगी, जीना बड़ा आसान हो जाएगा। न जाने क्या क्या सपने दिखाने लगे और धीरे धीरे मैं उनके सपनों में खोता चला गया। मैं बस ऐसे लगा कि वो जो सपने दिखा रहे हैं मेरे साथ वाकई में होने वाले हैं, और कुछ ऐसे ही सपने लेकर के मैं उनकी बातों में बिल्कुल डूबने लगा। लेकिन जैसे वो चले गए, जाने के बाद मैं 2-4 लोगों से जाकर के बात किया और 2-4 लोगों ने जैसे मुझे ना हाँ किया, मैं जैसे था वैसे हो गया, मतलब कि बिजनेस नहीं करना है। फिर 2-3 दिन बीत गया और दिमाग में पेंडुलम फिर चल रहा है, वो हाँ ना, कर लूंगा नहीं करूंगा। 3-4 दिन के बाद फिर वही व्यक्ति आता है, वो मफलर बांध करके मोटरसाइकिल से आते हैं वो, और मोटरसाइकिल नीचे खड़ा करने के बाद ऊपर आ जाते हैं। मैं बोला यार आदमी मानेगा नहीं,
ये फिर आएगा, फिर पैसे की बात करेगा, फिर ये पैसा मांगेगा मेरे से, और मैं दूंगा कहाँ से इसको। फिर वो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बाइक आ जाएगा, घर आ जाएगा, जिंदगी जीना आसान हो जाएगा, ऐसे ऐसे हसीन सपने दिखा रहे हैं जैसे बस मेरे साथ होने ही वाला है ये। और जब तक वो सपने दिखाते थे तब तक मुझे लगता था कि हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। उनके चले जाने के बाद दोस्तों रात को नींद नहीं आती थी, फिर मैं करवटी बदल बदल के रातें बिताता था। मैं सुबह होती थी, फिर 2-4 लोगों से बात करता था मैं, फिर वही कहानी, फिर बिजनेस नहीं करना है। दोस्तों ये कसम कस जो है करीब करीब 2 महीने तक चलता रहा। बिजनेस करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा। वो आते थे और फिर मुझे ऐसे ही सपने दिखा करके मेरी नींद उड़ा करके चले जाते थे, और मैं पागल होकर के मैं बस यूं घूमता रहता था कि पता नहीं कैसे होगा बिजनेस ये। फिर वो तीसरी बार आते हैं और फिर वही सपने दिखाना चालू कर दिए वो। और दोस्तों उस दिन उन्होंने मुझे ना से मुझे हाँ में लेकर के आ गए। जब ना से हाँ में लेकर के आ गए तो उन्होंने एक बात मुझे बताई। उन्होंने ना ऐसे किया, ऐसे। मैं बोले यार पैसा तो ले लिया, ऐसे क्या कर रहा है ये। फिर उन्होंने थोड़ी बात ऐसे कर दिया उसने। बोले ये क्या हो गया, अभी तक तो ठीक था, बंदे सपने की बात कर रहा था, पहले ऐसे किया फिर ऐसे कर रहा है। फिर मैं बोला सर इसका मतलब क्या होता है, पहले आपने ऐसे किया, ए स्क्वायर कर रहा है वो, ए स्क्वायर। तो मैं बोला सर ये पहले ऐसे किया आपने, फिर इसका मतलब क्या होता है। बोला नहीं मालूम आपको। मैं बोला नहीं। मैं बोला इसका मतलब होता है आगाज, और एक दूसरे ए का मतलब होता है अंजाम। आगाज से अंजाम तक जाना है मैं फिर भी नहीं समझा। उन्होंने बोला नहीं समझ में आया। मैं बोला सर नहीं समझ में आया। उन्होंने बोला एक काम करो, ये दोनों का ना तुम जोड़ दो। बोला कैसे जोड़ूं। बोला ऐसे कर, ऐसे। दोस्त क्या बन गया ये, क्या बन गया। उन्होंने पूछा मेरे से क्या बन गया। मैं काफी देर में सोचता रहा ये क्या बन गया ये। मैं बोला सर मुझे तो एम की तरह लग रहा है ये। उन्होंने बोला हाँ। तो मुझे समझ में, मैं तो फौजी आदमी था, मोटा दिमाग था मेरा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उनका ये जो है ये मेरे को समझ में आ गया कि यार ये आदमी कहीं ना कहीं ये पैसे की बात कर रहा है ये, और मुझे वो पैसे की बात समझ में आएगी उसकी। मैं बोला हाँ ये पैसे जरूर मुझे कमवाएगा वो, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे ये समझ में आ गया कि आगाज से अंजाम तक। अब जब पेमेंट ले लिया उन्होंने तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आगाज से अंजाम तक मुझे जाना है, पैसे कमाने हैं। ये मोटी खोपड़ी थी दोस्तों। जितना उन्होंने मुझे बताया था, जैसे मैं समझ पाया था, मैं बिजनेस को करते जा रहा था। और एक दिन मुझे एक शो देखने का मिला। उस शो के अंदर मैं पहली बार अजय सर को वहां पे सुनने को मौका मिला, उनको देखने को मिला, उनके जज्बात को समझा, उनकी जीवन की कहानियों को समझा, जहां पे एक बहुत संघर्ष भरी जिंदगी से निकल करके उन्होंने सिक्योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पे उनको देखा था मैंने। दोस्त जब तक शो चलता रहा तब तक मैं बस एक टक लगाए उनको देखता रहा। शो खत्म हुआ, रात को 11:30 बज रहा था। मुझे घर तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था, क्योंकि पैदल आया था शो में। उस टाइम पे मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था, पैसा भी नहीं था इतना कि मैं मोटरसाइकिल में खरीदता हूँ। एयरफोर्स ऑडिटोरियम से महिपालपुर तक मुझे जाना था, और रात को 11 बजे मैं पैदल जा रहा था। और जाते हुए सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। अजय सर जो अपनी बातें कर रहे थे, उस खपड़े वाले घर की बात कर रहे थे, उस मम्मी की बातें कर रहे थे कि मम्मी जो नौकरी करती थी, पापा साइकिल पे बैठा के उनको लेकर के जाया करते थे, उस रोटी और अचार की बातें किया करते थे, उस संघर्ष भरी जिंदगी की बातें किया करते थे। और दोस्त एक बात उन्होंने मुझे ऐसा झकझोर दिया कि 16-17 साल की उम्र में मम्मी पापा को छोड़ करके उन घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्होंने एक एयरफोर्स की नौकरी करनी पड़ी। उस नौकरी के लिए उन्होंने अपनी सारी खुशियां त्याग दी। उनको मालूम था कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो वो सारे जो घर के बोझ हैं वो हल्के नहीं हो पाएंगे। और 13 साल नौकरी करने के बाद एयरफोर्स की वो छोड़ करके, एक संघर्ष भरी जिंदगी को छोड़ करके, उन सारे हसीन सपनों को लेकर के उनको मैंने इवॉल्व इंडिया के मंच पे उस ऑडिटोरियम के अंदर मैं चमकते हुए देखा था। क्योंकि जज्बा था उनके अंदर, और वो जज्बा मेरे अंदर भी था, क्योंकि मैं उस मिट्टी से आया था जहां पे मिट्टी खोद करके लोग जीते हैं। वो मेहनत करने की ताकत थी, वो मेहनत करने की सारी चीजें मुझे दिख रही थी। अजय सर जो सपने अपने बचपन में देखा करते थे, वो नौकरी से पूरा नहीं कर पाए थे, वो सारे अंदाज मेरे ही अंदाज में हो रहे थे। वो बस यूं ही मानो लग रहा था कि ये जितना सारा शो अरेंज किया गया है, जितना ये प्रोग्राम किया गया है, या शायद हो सकता है कि अजय सर को मेरी कहानी किसी ने बता दी है कि जिंदगी की सारी घटना वैसा ही बिल्कुल लग रही है जैसे मानो मेरे साथ हो रहा हो।
दोस्त बता रहे हैं कि एक छोटे से उम्र में एक छोटे बच्चे को खेलने खाने की उम्र थी और मम्मी पापा उनको रेलवे स्टेशन पे विदा करने जाते हैं कि बेटा तू जा, अब तेरे को नौकरी करना है। और इस बात को मान करके बैठ गए वो कि मुझे 16-17 साल इस माँ बाप के आंचल से मुझे दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों मैं भी वही जिंदगी जी रहा था कहीं ना कहीं। मेरी आंखों में अपने माँ बाप का दर्द दिख रहा था, जो मुझे सब्जियां बेच करके मुझे खिला रहे थे, मुझे पढ़ा रहे थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे मुझे अच्छे स्कूल में डालने के लिए। सब कुछ मुझे दिख रहे थे। मुझे लग रहा था कि एक दिन मैं इस सपने को लेकर मैं कामयाब हो जाऊंगा। और ये सोचते सोचते मैं कब अपने मंजिल पहुंच गया, महिपालपुर पहुंच गया, मुझे पता नहीं चला इस बात का। मैं पागल हो गया था, मैं सपनों में खो गया था। मुझे नहीं पता चला कि मैं कब महिपालपुर पहुंचा। रात को 1:30 बज रहे थे। जब घर पे गया तो बीबी सो रही थी, उनको जगाया। मैं बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मुझे देखकर बहुत परेशान हो गई वो। उन्होंने बोला कि ऐसा क्या हो गया, आज बहुत परेशान लग रहे। मैं बोला हाँ जी। मैं उस दिन ठान लिया, मैंने बोला कि संगीता आज के बाद मुझे कुछ नहीं करना है जिंदगी में। अगर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योर लाइफ करना है, क्योंकि मैंने एक आम आदमी को जिंदगी को बदलते हुए मैंने इस मंच से मैंने देखा था। दोस्त 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के बाद जब घर पहुंचा, वहां जाने के बाद सिर्फ एक बात मेरे रगों के अंदर दौड़ना चालू हो गया। ये क्या है, ये इवॉल्व इंडिया, क्या है ये सिक्योर लाइफ, क्या है ये 1 राह कामयाबी की बाइबिल, और क्या है एक कामयाबी की सीढ़ी। मैंने किट खोला, सुबह के 4 बज रहे थे। वाइफ बोली जी अभी रात में आप 1:30 बजे पहुंचे हो और 4 बजे फिर बैठ गए, ये क्या हो गया आपको। दोस्त मैं भूखा था, मैं पागल हो गया था। मैं जानना चाहता कि इवॉल्व इंडिया सिस्टम क्या है। मैं जानना चाहता था कि 1 राह कामयाबी की क्या है ये कहानी। मैं उन डायमंड की कहानी में जानना चाहता था कि लोग कैसे कामयाब हुए, कैसे इस जमीन से उठ करके, जीरो से उठ करके कैसे इस आसमान तक पहुंचे। मेरे अंदर बेचैनी दौड़ रही थी। मैं बिल्कुल बेकाबू हो रखा था। मैं हर पल सिर्फ एक ही सीन मुझे दिख रही थी। और दूसरे ही दिन, शनिवार का दिन था, दूसरे ही दिन जो है एक बात दिमाग में मैंने तय कर ली कि आज के बाद अगर मुझे सिक्योर लाइफ करना है तो वीरेंद्र तुम्हें अपना सेमिनार तो जरूर करना पड़ेगा। मुझे सेमिनार करना पड़ेगा। दोस्त सेमिनार करने के लिए मेरे पास बोर्ड नहीं थे, मेरे पास कोई जगह नहीं थी, बहुत मुझे कुछ आइडिया नहीं था। दरवाजा बंद किया। जितने सारे उस ब्लॉक के अंदर गेस्ट थे, किराएदार थे, उनको सबको गेस्ट के तौर पे मैंने बुलाया और दरवाजा बंद किया। और दरवाजे के पीछे मैंने चाक से मैं बिजनेस प्लान दिखाना चालू किया। उस बिजनेस प्लान के अंदर, इस हाल के अंदर बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कामयाबी के रास्ते पे जा रहे हैं। मैं बात करूं राम कुमार जी की, उस हाल के अंदर, उस पहले सेमिनार के अंदर हमारे गेस्ट बनकर आए थे। मुझे अजय जो जबलपुर में है वो मेरे गेस्ट बन करके आए थे। और वहां से अपने बिजनेस की मैंने शुरुआत करी। 6 महीना तक प्रेजेंटेशन वहां पे किया महिपालपुर के अंदर। उसी हाल से यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। मिस्टर भागीरथ की बात करूं जो आज रूबी का प्रमोशन लेने वाले हैं, मिस्टर राम कुमार कुशवाहा जो रूबी का प्रमोशन अगले 1 महीने के अंदर लेने वाले हैं, मिस्टर वर्मा जी की बात करूं उसी हाल से निकले थे। दोस्त वो जज्बा था। सिक्योर लाइफ नहीं देखा था, लेकिन अजय साकिल पागलपन, उनकी दीवानगी का नशा मेरे ऊपर ऐसे मेरे रगों के अंदर दौड़ रहा था कि वो कामयाबी मुझे हर कदम यूं ही दिख रही थी कि अब तेरे को मिलने वाला है, बस तू इस काम को करता रहा, बस इस काम को करता रहा। लेकिन दोस्तों 6 महीने के बाद मुझे उस बिजनेस हाल को बंद करना पड़ा, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं ले पाई थी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मेरा कोई अपलाइन नहीं था वहाँ पे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया था, ज्वाइन कराने के एक ही महीने के बाद वो चला गया था। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कहाँ चला गया वो। ऐसे ही शाम का टाइम था, मंगलवार का दिन था, और ऑफिस से मैं जनकपुरी पहुंचा। मेरे पास 8-10 पेमेंटें थी और 4-5 लोग डाउनलाइन से थे। काउंटर पर पहुंचा, ऑफिस से जाते हुए लेट हो गया था। पेमेंट वापस किए जा रहे थे वहां पे, क्योंकि आपको मालूम है कि मंगलवार के दिन सिक्योर लाइफ के अंदर अगर टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो पेमेंटें आपकी वापस कर दी जाती हैं। दोस्त वहां पे पेमेंटें वापस की जा रही थी। एक तरफ मैं देख रहा था कि 5 लोगों का चेक बनने वाला है जो मेरी डाउनलाइन से बड़ी मेहनत करके वहां तक पहुंचे थे, कैसे कैसे सेल हमने निकाला था, और एक तरफ काउंटर बंद था। मैं ऐसे असमंजस में, ऐसे संकट के दौर में, ऐसे धर्म संकट में फंस गया कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब मुझे ये पता नहीं चलता था कि मैं किसको फ़ोन करूं, मैं किसको बताऊं ये कहानी। बहुत मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाया। मैं अजय सर के पास गया और जाकर के अपनी सारी प्रॉब्लम मैंने बताई। सर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा आपको, कोई अप्लाई नहीं था यहाँ पे। सर ने मेरी भरपूर मदद करी, मुझे छोटे बच्चे की तरह बैठाया, वहां पे सिखाया,
बोला वीरेंद्र तुम गलती बहुत कर रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उस हिसाब से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मुझे ट्रेनिंग की अहमियत सर ने उस दिन बताई। दोस्तों उस दिन मुझे सर ने बताया कि तुम महिपालपुर को छोड़ दे, तू टीम को लेकर के तू ऑफिस में आना चालू कर दे, तू ऑफिस के एनवायरनमेंट में लेकर के आ जा, ऑफिस में लेकर के आएगा, लोगों को बिजनेस समझ में आएगा। तू पागल होकर के इतना भाग रहा है, तू कब तक भागेगा अकेले? 110 लोगों की टीम हो गई थी, मैं अकेले था, मैं और राम कुमार जी, कोई नहीं था। सर ने मुझे बहुत बढ़िया से समझाया। दोस्तों फिर वहां पे मैं काम करना चालू कर दिया, सर के गाइडेंस पे मैं काम करना चालू कर दिया, नीचे वालों को सिखाना चालू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि दिसंबर 2009 से लेकर के अप्रैल 2010 के बीच में जितने सारे लीडर जिनको मैंने तैयार किया था, करीब 10-12 लोग, मैं बात करूं वर्मा जी की, राम कुमार जी की, भागीरथ, संजय पाल साहब, राम मगन, ये सारे यहाँ से चले गए, मैं भी चला गया था यहाँ से। अब समझ में नहीं आता बिजनेस को कौन चलाएगा। मैं बहुत दुखी था। जाने से पहले एक दिन मैं हर सर के पास गया, मैं सर से मैंने पूछा, सर मैं जा रहा हूँ, क्या होगा मेरे बिजनेस का? बोला कुछ नहीं होगा, तेरा बिजनेस चलेगा, तू सिर्फ एक काम करना कि 15 से 20 लोगों का तू फ़ोन नंबर ले लेना और उनको लगातार फ़ोन करते रहना। अजय सर से मैंने पूछा, मैं दिल धड़क रहा था, लगता नहीं था कि बिजनेस हो पाएगा। सर से मैंने पूछा, सर मैं क्या करूँ, लगता है सपना अधूरा रह जाएगा। दोस्तों अजय सर ने उस दिन मुझे बोला कि वीरेंद्र अगर जब तक मैं जिंदा हूँ इस दुनिया में तो बिजनेस की चिंता मत करना कभी। अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो एक दिन डायमंड जरूर बनेगा, तू जरूर कामयाब होगा तू। दोस्त आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, ये अपलाइन की ताकत बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि क्या फर्क पड़ता है, तू महिपालपुर में बैठ के तो कभी फोन करता था, कभी जनकपुर से तू फोन करता था लोगों को, सिर्फ दूरियां बढ़ी हैं, बात तो फोन पे ही करना है ना। दोस्त जम्मू में अपने फोन को चालू रखा, हर दिन कम से कम 40 से 50 लोगों से मैं बात करता था, चाहे दिन हो या रात हो। मैं कभी भी नहीं भूला उस पल को जो सर ने मुझे बताया था। उस पहाड़ी के अंदर बैठा था, उस बर्फ के अंदर बैठा था, लेकिन मुझे सर्दी नहीं सताती थी, मुझे सताती थी ये कि मेरा नेटवर्क मेरे साथ चलता रहे, अपलाइन की दुआ मेरे साथ बनी रहे। और बर्फ के अंदर बर्फ जम जाते थे, वहां पे लोग काम करते थे, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं सर्दियों में खड़ा हूं, क्योंकि शरीर के अंदर जो सिक्योर लाइफ की गर्माहट, उस नसों के अंदर सिक्योर लाइफ की जो खून दौड़ रहे थे, जो गर्मजोशी की हवा चल रही थी, दोस्त उस बात से कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि सर्दी का पल जम्मू का मेरा कब निकल गया। सर मुझे बोलते थे अगर तुम्हें थोड़ी सी डिमोटिवेशन होती है तो तू 10 मिनट डीवीडी खोलना, डीवीडी खोल करके लगा करके देख लेना। और दोस्त वो डिमोटिवेशन खत्म हो जाता था। बोले कि और बड़ा डोज चाहिए, और बड़ा डोज चाहिए तो डीवीडी ज्यादा देख लेना और 1-2 पन्ने बाइबल के पढ़ लेना। दोस्त फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर और बड़ा तुम्हें डोज चाहिए, और बड़ा डोज चाहिए तुम्हें तो डीवीडी देख लेना, बाइबल पढ़ लेना और ऑफलाइन से फोन के ऊपर डोज ले लेना। मैंने ऐसा किया। सर ने कई बार मुझे अच्छा डोज दिया, मुझे फोन के ऊपर कई बार उन्होंने डांट मारी, कई बार मुझे तरीके सिखाए उन्होंने बोला कि अगर और मोटिवेशन चाहिए, और बड़ा तुम्हें डोज चाहिए तो तुम्हें इवाल्व अटेंड करना पड़ेगा। इवाल्व के अंदर जाएगा, तेरे रगों के अंदर जो खून दौड़ेंगे, तुम्हारे अंदर कामयाबी की जो सांसें चलेंगी गरम गरम, उसे दुनिया की कोई भी वायरस तुम्हें रोक नहीं सकता। वो इतना बड़ा एंटीवायरस है कि जो तुम्हें कामयाबी के किसी भी मंजिल तक लेकर के जाएगा, किसी भी मंजिल तक लेकर के जाएगा। दोस्त अगर आपको रोडपति से करोड़पति अगर बनना है, आपको अमीरों की लाइन में खड़ा रहना है, तो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन का ये कसमकस चलता रहेगा। सिर्फ आपको जरूरत है कि आपको डोज लेते रहना पड़ेगा। और अगर कामयाबी का डोज लेना चाहते हैं, हर पल कामयाब होना चाहते हैं, हर मंजिल को छूना चाहते हैं, सारी खुशियों को हासिल करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको आज इस शो के अंदर जैसे बैठे हुए थे, आपको ऐसे ही शो के अंदर हमेशा हमेशा आपको बैठते रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा डोज आज आपको यहां से मिल गया। दोस्त पंख खुल चुके हैं। 15 साल तक ये पंख पते हुए थे, उड़ नहीं पा रहा था, चाहता था बहुत कुछ करना, लेकिन अब 1 नवंबर को मेरे पंख खुल गए, मैं आजाद हो गया हूं। मैं सिर्फ दौड़ूंगा नहीं, आज अपनी टीम को लेकर के हमेशा उड़ूंगा, क्योंकि इवॉल्व इंडिया मेरे साथ। अगर आज इस कामयाबी में हर आदमी का जिक्र किया, अगर एक आदमी का जिक्र न करूं तो ये सारी कामयाबी अधूरी रह जाएगी। और वो मेरी वाइफ
जिन्होंने हर पल हर वक्त मेरा साथ दिया, कभी दिन नहीं देखा, कभी रात नहीं देखा। मेरे जाने के बाद 6 महीने के बच्चे को लेकर के उन्होंने दिल्ली में अपनी पूरा जिम्मेदारी निभाया, बैंक से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर बच्चों के एजुकेशन तक हर एक जिम्मेदारी को उन्होंने मेरे अब्सेंस में निभाया, और आज वो स्टेज पे मौजूद है। उनके बिना ये सारा सफ़र अधूरा था, और मैं चाहूँगा कि वो 2 मिनट आपसे बात करें। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसको यहाँ पे मैं बयान नहीं कर सकती। झंडों के बीच में वहाँ से चल कर के यहाँ तक पहुँचना, मतलब कितना अच्छा लगता है। और मैं भी इन्हीं की तरह एक किसान परिवार की बेटी हूँ, और इनके साथ में मेरी शादी हो गई। लेकिन जिस दिन मैं विदा होकर के ससुराल पहुँची, उसी दिन इनकी सुबह में छुट्टी ख़त्म हो जाती है और ये चले गए। और नहीं हम दोनों में बातें हुई, नहीं हम एक दूसरे को समझ पाए। फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि ये हम लोग कैसे बंधन में बंध गए हैं, ये कैसे मेरे हस्बैंड हैं और मैं कैसी उनकी वाइफ हूँ। एक बार आप सोच के देखिए, क्या यही लाइफ होती है? तभी अचानक एक दिन इनका फ़ोन आता है कि हमारी पोस्टिंग दिल्ली में आ गई है। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि अब वहीं पे चल करके हमें अपने सपनों को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे महिपालपुर में पहुँचने के बाद हमने खुद का अपना पार्लर शुरू किया, लेकिन वहाँ से भी वो सपने पूरे होते हुए नहीं दिख रहे थे। तभी अचानक मुझे सिक्योर लाइफ का प्लान देखने का अवसर मिला, और जहाँ से ये लग रहा था कि हाँ यहाँ से सपने पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जब शादी के बाद संजीव भैया हमसे मिलने आए थे, तो उस समय की ज़िंदगी और उसके बाद की ज़िंदगी को बदलते हुए हमने देखा था, और इसी कारण यहाँ पे हमें ये विश्वास हो पाया कि यहाँ से हम अपने सपने पूरे कर सकेंगे। और फिर हमारे पास में पैसे भी नहीं थे, हमने उधार लेकर के बिजनेस को ज्वाइन किया। सिर्फ यहाँ पे हमने 2 साल तक ज़्यादा काम किया। फिर उसके बाद अपना घर, 2 बाइक, कार और एक दिल्ली में अपना छत हो गया। इसके लिए मैं अजय भैया, इंदू भाभी, RK भैया, सुशीला भाभी और इवाल इंडिया के सारे अपलाइन सीनियर लीडर तथा डाउनलाइन भागीरथ जी, सुखविंदर जी, राम कुमार जी, वर्मा जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे पास पैसा है, टाइम भी है, लेकिन अभी भी एक सपना बाकी है। शादी के 12 साल हो चुके, लेकिन आज शादी से लेकर आज तक करवा चौथ हमने सिर्फ एक ही बार मनाया है। लेकिन अभी वो सपना जल्दी ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये नौकरी छोड़ करके फुल टाइम आ गए हैं। और मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, और थैंक यू सिक्योर लाइफ। na 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 na